हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। और आज का जो वीडियो है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। रिसर्च से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित हम जो है प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों का संकलन किस प्रकार से, और वो मतलब कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम लोग इनका जो है संकलन करते हैं, वो हम आज जानने का प्रयास करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ पहले सामाजिक अनुसंधान जान लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिया है पहले भी। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं अथवा तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है ना। यानी कि जो अनुसंधान का जो मतलब है वो क्या है, नवीन जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है। प्राप्त ज्ञान में वृद्धि करना है, यानी कि जो हमारे अंदर ज्ञान है उसमें जो है वृद्धि करना है, तथा जिन सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण किया गया है उनमें किसी प्रकार का संशोधन करना है। ठीक है। तो इसको ही जो है सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। क्या हुआ सामाजिक अनुसंधान? कि सामाजिक अनुसंधान क्या हुआ? नवीन तथ्यों की जानकारी करना, अपने ज्ञान में वृद्धि करना या प्राप्त ज्ञान में वृद्धि करना, और जो सिद्धांत पहले से ही हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है। तो ये सामाजिक अनुसंधान होता है। अतः सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण सामग्री अथवा आंकड़े एकत्रित करना। यानी कि सामाजिक अनुसंधान तो हम करेंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे? तो हमें आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं, कुछ डेटाज जो है कलेक्ट करने पड़ते हैं। उन डेटाज के आधार पर जो है फिर हम अपने अनुसंधान को जो है करते हैं। ठीक है। क्योंकि इस सामग्री के आधार पर ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति या पहले से प्राप्त ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। जब तक हमारे पास डेटाज नहीं होंगे, जब तक हमारे पास तथ्य नहीं होंगे, तो हम किस प्रकार से ज्ञान में वृद्धि कर लेंगे और सिद्धांतों में किस प्रकार से परिवर्तन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो सामग्री के संकलन में जितनी अधिक सावधानी रखी जाती है, निष्कर्ष उतने ही अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ठीक है। अब क्या है, सामाजिक अनुसंधान में विविध प्रकार की विधियों एवं प्रविधियों द्वारा सामग्री एकत्रित की जाती है। आखिर ये सामग्री या इन आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, यानी कि किस प्रकार से हम जो है इनको इकट्ठा करेंगे आंकड़ों को, वो कौन कौन से स्रोत हैं? तो एक समाजशास्त्री अनुसंधान संबंधी सामग्री या संकलन दो प्रमुख स्रोतों से करता है। ठीक है ना। यानी कि केवल मात्र दो ही ऐसे सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सामग्री के प्राथमिक स्रोत, यानी कि पहला जो है वो जो है प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा और फील्ड सोर्सेज, या और सामग्री के द्वितीयक स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है ना। यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज और हिस्टोरिकल सोर्सेज भी कहते हैं इनको। तो ये दो प्रकार के जो है हमारे पास सोर्स हैं। एक तो प्राइमरी सोर्स है और दूसरा सेकेंडरी सोर्स है। तो प्राइमरी सोर्स को हम फील्ड सोर्स कहते हैं, जिसमें कि हम लोग फील्ड में जाते हैं, अपने एरिया ऑफ स्टडी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उस क्षेत्र में जाकर के जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और जो सेकेंडरी सोर्स है उसको जो है हिस्टोरिकल सोर्स कहते हैं, यानी कि ऐतिहासिक सोर्स कहते हैं। तो इसमें जो है किसी प्रकार के हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम जो है जो डेटाज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब देखते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। तो प्राथमिक सामग्री उस सामग्री, आंकड़ों या सूचनाओं को कहते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं प्राप्त की जाती है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं प्राप्त की जाती है। यानी कि जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, वो स्वयं इकट्ठा करेगा प्राइमरी डेटा को, है ना। इसलिए इसको जो है फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा। ठीक है ना। यानी कि पहली बार ही जब कोई व्यक्ति या कोई अनुसंधान करता कोई तथ्यों को इकट्ठा करता है अपने स्वयं के द्वारा, उसमें कोई बीच का कोई भी उसमें नहीं आएगा, कुछ बीच का कोई व्यक्ति या बीच का कोई भी संसाधन या कुछ नहीं आता है उसमें। हम लोग जाएंगे फील्ड में और फील्ड में हमारे ही द्वारा जो तथ्य प्राप्त किए जाएंगे तो वो फर्स्ट हैंड डेटा होंगे, उन्हीं को ही जो है हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। सामाजिक अनुसंधान में यद्यपि कुछ प्रलेखों इत्यादि से भी सामग्री एकत्रित की जाती है, परंतु उसे प्राथमिक सामग्री में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे अनुसंधानकर्ता ने स्वयं प्रथम स्तर पर एक संकलित नहीं किया है। ठीक है ना। वही
प्राइमरी डेटा कहलाया जाएगा। जो अनुसंधानकर्ता द्वारा, जो अनुसंधान कर रहा है उसके स्वयं के द्वारा ही जो है डेटा इकट्ठा होता है, उसी को ही प्राइमरी डेटा कहते हैं। सरल शब्दों में प्राथमिक स्रोतों द्वारा एकत्रित सामग्री प्राथमिक सामग्री कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक स्रोतों को कई बार क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब प्राथमिक तथ्यों के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ प्राइमरी डेटाज, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से गुण इनमें पाए जाते हैं उसके बारे में। सामाजिक अनुसंधान में हमारा प्रयास यथासंभव प्राथमिक सामग्री को एकत्रित करना है, क्योंकि प्रथम स्तर पर संकलित सामग्री या आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डेटाज हमारे द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे उसमें ज़्यादा विश्वास होगा ना, क्योंकि हम शोध कर रहे हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो जो डेटा हमारे द्वारा इकट्ठे होंगे उनमें हमें ज़्यादा विश्वास होगा, क्योंकि वो हमारे द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, वो प्राइमरी डेटाज हैं। प्राथमिक सामग्री एवं प्राथमिक स्रोतों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला है विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता यानी कि हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया इसलिए वो विश्वसनीय है। प्राथमिक सामग्री अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इसे अधिकांशतः अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप में ही एकत्रित किया जाता है। यदि इसमें किसी प्रकार की कमी है तो यह केवल अनुसंधानकर्ता के पक्षपात के कारण है। ठीक है ना। अगर हम कहीं ना कहीं कुछ बायस हो गए, हमने कहीं ना कहीं कुछ जो है गड़बड़ी कर दी है, तो उसी के कारण प्राथमिक तथ्यों में कमी आएगी। अन्यथा अगर हमारे द्वारा कोई डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो वो तो पूर्ण रूप से विश्वसनीय है ना, रिलायबल है। ठीक है। दूसरा क्या है, वास्तविकता। प्राथमिक सामग्री अधिक स्वाभाविक अर्थात वास्तविक होती है क्योंकि इसे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम स्तर पर एकत्रित किया जाता है। इससे हमें घटना के वास्तविक रूप का पता चल जाता है। ठीक है, तो वास्तविक होती है। तीसरा, व्यवहारिक उपयोगिता, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इसकी। प्राथमिक सामग्री अधिक व्यवहारिक होती है क्योंकि इसे स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान की समस्या के उद्देश्य के अनुकूल ही एकत्रित किया जाता है। अगला है नवीनता। अब भाई कोई भी डेटा जब हम फील्ड में जाएंगे ना, तो जब हमारे द्वारा प्राप्त किया जाएगा तो नया ही होगा। अरे बात समझ में, जब हम कहीं गए है ना, हमने कोई चीज़ इकट्ठी की तो वो तो एकदम से नई है ना, क्योंकि उसमें कोई बीच का कोई माध्यम ही नहीं है। हमारे द्वारा कोई भी तथ्य को इकट्ठा किया जा रहा फील्ड में जाकर के, तो वो एकदम से नया है, न्यूनेस है वो, है ना, नवीनता है उस तथ्य में। तो यही बताया इसमें कि प्राथमिक सामग्री में नवीनता का गुण पाया जाता है क्योंकि इसे अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किया जाता है। प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण बहुत सी ऐसी बातों का पता चलता है जो द्वितीयक स्रोतों में नहीं मिल पाती हैं। ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो प्राथमिक सामग्री को अनेक स्रोतों द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। प्राथमिक सामग्री के स्रोतों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है बस। ठीक है, पहला प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानते हैं। इनमें उन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सामग्री एकत्रित करता है। यानी कि फेस टू फेस जब हम लोग किसी से मिलते हैं और उनसे जो हम फैक्ट्स या डेटाज इकट्ठे करते हैं उसको जो है हम प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे अवलोकन के माध्यम से, अवलोकन हम पहले पढ़ चुके हैं। साक्षात्कार के माध्यम से अगर हम इंटरव्यू करते हैं किसी से तो भी फेस टू फेस मिलकर बातचीत करते हैं। अनुसूची के माध्यम से भी जो है हम प्रत्यक्ष स्रोतों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये मुख्य प्रकार है इन सब चीजों के ना, अवलोकन के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से और अनुसूची के माध्यम से हम जो है प्राथमिक डेटा इकट्ठे कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष स्रोत हैं, ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं। अब क्या इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से होते हैं? प्राथमिक स्रोतों के अप्रत्यक्ष स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जिनमें सूचना तो प्रथम स्तर पर एकत्रित की जाती है परंतु अवलोकनकर्ता का सूचनादाताओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, यानी कि संपर्क नहीं होता फेस टू फेस। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। प्रत्यक्ष में तो हम फेस टू फेस मिलेंगे अपने उत्तरदाताओं से, और जो अप्रत्यक्ष है उसमें हमें आवश्यकता नहीं होती कि हम उनसे फेस टू फेस मिलें। तो किस प्रकार से इकट्ठे होंगे डेटा? जो कि हमारे ही द्वारा प्राप्त होंगे, प्राइमरी ही कहलाएं, है ना, जब हम फेस टू फेस भी नहीं मिलेंगे। तो इनका संकलन जो है डाक प्रश्नावली, जो मेल्ड क्वेश्चनियर होती है ना, उसके माध्यम से हम डाक से भेज देंगे अपने
क्वेश्चंस, और जो उत्तरदाता है वो जो है उनको भेज देगा फिर भर के उनको। फोन से कर सकते हैं, दूरभाष से साक्षात्कार कर सकते हैं, फोन मिलाया, फोन से जो है बातचीत कर ली, तो वो जो डेटाज इकट्ठे होंगे फेस टू फेस तो नहीं होंगे लेकिन फेस टू फेस जैसे ही होंगे, है ना। तो ये अप्रत्यक्ष माध्यम है, अप्रत्यक्ष स्रोत है ये। तथा रेडियो पर, ये पुराना माध्यम है, रेडियो पर प्रसारित परिचर्चाओं, यानी कि अगर रेडियो पे कोई इंटरव्यू चल रहा है तो उसके माध्यम से भी हम जो है कुछ डेटा इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कुल मिलाकर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत थे प्राथमिक डेटाज के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आ गया बालको सेकेंडरी सोर्स। तो द्वितीयक स्रोत क्या होता है? जो प्राथमिक नहीं होता उसको हम द्वितीयक कह देते हैं। क्या होता है देखते हैं। द्वितीयक स्रोतों द्वारा एकत्रित सामग्री को द्वितीयक सामग्री कहा जाता है, ठीक है। इसे अनुसंधानकर्ता दूसरों के प्रयोग अथवा अनुसंधान से प्राप्त करता है। जो काम हमने नहीं किया, ठीक है, किसी और का काम है, किसी और ने अनुसंधान कर रखा है और हम उस अनुसंधान में से कुछ लें, कुछ डेटाज ले लें या कुछ और ले लें, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। यानी कि हमारे द्वारा किया हुआ नहीं है, जो पहले से ही पब्लिश है, पहले से ही मौजूद है, लेकिन वो हमको जो है यूज में लाना है, ठीक है। तो उसको जो है हम सेकेंडरी सोर्सेज कह देंगे। अर्थात इसे स्वयं अनुसंधान करता संकलित नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि हम फील्ड में ही नहीं जाएंगे। इसी का नाम तो सेकेंडरी सोर्सेज है। सेकेंडरी सोर्सेज क्यों है? क्योंकि हमारे द्वारा इकट्ठा नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसमें प्रायः लिखित प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इसे कई बार प्रलेखीय सामग्री अथवा ऐतिहासिक सामग्री कह दिया जाता है, ठीक है। तथा इसके स्रोतों को प्रलेखीय स्रोत अथवा ऐतिहासिक स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। अभी और देखते हैं और समझ में आ जाएगा। अब क्या है? मेरिट्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, है ना। द्वितीयक तथ्यों के गुण, कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान में द्वितीयक सामग्री का अपना अलग महत्व है। द्वितीयक सामग्री एवं द्वितीयक स्रोतों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला, पक्षपात से बचाव। जब हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं ना, तो हम थोड़ा बहुत पक्षपात आ जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इसमें पक्षपात की गुंजाइश होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पहले से ही कोई चीज पब्लिश है, पहले से कोई चीज छपी हुई है और हमें तो लेना है, ठीक है ना, और हमने उसमें से ले लिया, तो इसमें पक्षपात की कोई संभावना रहती ही नहीं। ये इसमें बताने का प्रयास किया है। द्वितीयक स्रोतों के प्रयोग में अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना तथा सामग्री को अपने मूल्यों के अनुरूप तोड़ मरोड़ लेने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और हमें वैसी की वैसी ही जो है ले लेनी होती हैं। अगला है भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन, ठीक है ना। यानी कि जो पास्ट इवेंट्स हैं उनका अध्ययन द्वितीयक डेटा द्वारा किया जाता है। तो द्वितीयक स्रोत एवं द्वितीयक सामग्री भूतकाल की घटनाओं के अध्ययन में भी सहायक है, क्योंकि भूतकालीन घटनाओं का क्षेत्रीय अध्ययन संभव नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आगे। यह है नंबर 3, धन व समय की बचत। समय की बचत और धन की बचत होती है द्वितीयक स्रोतों से, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें कहीं जो है किसी से बातचीत नहीं करनी है, तो हमें जो है पब्लिश मैटर मिल जाता है, पब्लिश्ड मैटर मिल जाता है, जो पहले से ही छपा हुआ है, हम उसमें से जो है अपने काम की चीज़ों को ले लेते हैं। द्वितीयक स्रोत अनुसंधानकर्ता के समय, श्रम व पैसे के व्यर्थ प्रयोग से बचत करते हैं। यदि सूचनाएं पहले से ही लिखित रूप में उपलब्ध हैं तो फिर से उन्हें संकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है गोपनीय तथ्यों की प्राप्ति। द्वितीयक स्रोतों, विशेष रूप से डायरियों तथा आत्मकथाओं से ऐसे तथ्यों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिनके बारे में अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं प्राप्त नहीं की जाती हैं, ठीक है ना। अगर हम प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भी सूचनाएं, कहीं कहीं क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने हैं और वो जो बहुत सारी चीज़ों को जो है छुपा लेता है, हमसे नहीं बता पाता है, ठीक है ना। लेकिन द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से जो है, जैसे कोई व्यक्ति डायरी लिखता है और उस डायरी से हमें तथ्य इकट्ठे करने हैं, तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को उसमें लिख देता है, वो वाली चीज़ें भी उसमें जो है नोट कर देता है, वो जो किसी को बता नहीं पाता है, ठीक है ना। किसी की आत्मकथा है, आत्मकथा में तो व्यक्ति पूरी की पूरी बातें लिखेगा, वो आपको बता नहीं पाएगा, लेकिन वो लिख देगा। तो इनके माध्यम से जो है हमें गोपनीय तथ्यों की प्राप्ति हो जाती है। असंभव सूचनाओं का संकलन द्वितीयक स्रोतों के।
द्वितीयक स्रोत असंभव सूचनाओं के संकलन में सहायता प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे सरकारी रिपोर्ट्स लेनी है हमें कहीं से तो मिल जाएगी, है ना। पुलिस एवं कचहरी के रिकॉर्ड्स अगर हमें चाहिए कहीं से तो मिल जाएंगे, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के कहीं से भी हमें कुछ लिखित दस्तावेज अगर चाहिए तो हमें जो है आसानी से अब तो मिल जाते हैं इत्यादि। हमें कई बार अत्यंत उपयोगी व दुर्लभ सूचनाएं भी प्रदान करते हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो कहीं से सूचनाएं प्राप्त करना चाहें तो नहीं हो पाती, लेकिन द्वितीयक स्रोतों को जो है हम आराम से प्राप्त कर लेते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक तथ्यों के प्रकार, ठीक है। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें व्यक्तिगत प्रलेख, ठीक है। प्रलेख का मतलब बच्चों डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि कोई भी लिखित चीज होती है उसको प्रलेख कह देते हैं, ठीक है। तो पहला आया व्यक्तिगत प्रलेख। तो व्यक्तिगत प्रलेख में क्या क्या चीजें आती हैं? व्यक्तिगत प्रलेख में आता है जीवन इतिहास, किसी के जीवन से संबंधित कुछ लिखित दस्तावेज अगर मिल जाता है तो उसको जीवन इतिहास कहा जाता है ना। तो अगर उससे संबंधित हमें कोई जानकारी चाहिए, डेटा चाहिए, तो हम किसी के जीवन इतिहास से संबंधित वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा डायरी, जैसे कि हमने अभी बात की कि बहुत सारे व्यक्तियों को डायरी लिखने की आदत होती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो नहीं बता पाते हैं वो अपने लिख देते हैं। किसी को पुराने पत्र, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह के बहुत सारे चिट्ठियाँ हैं जो म्यूजियम में आजकल जो है लगी हुई हैं। अगर तुम जाके कहीं देखोगे, जैसे कि आनंद भवन है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वहाँ पर भी जो है लेटर्स मिल जाएंगे और उनके माध्यम से भी अगर हमें कोई रिसर्च करनी है तो वो जो है हो जाती है। संस्मरण होती है मेमोरीज, तो संस्मरण के माध्यम से भी जो है हम द्वितीयक तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो पहला हुआ व्यक्तिगत प्रलेख, और दूसरा जो है यह है सार्वजनिक प्रलेख, ठीक है ना। तो सार्वजनिक प्रलेख क्या होता है? तो सार्वजनिक प्रलेख क्या होता है? जो सार्वजनिक होती हैं चीजें उनको सार्वजनिक प्रलेख कह देते हैं। जैसे सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, बहुत सारी इस तरह के संगठन होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स जो है सार्वजनिक होती है और उनको आराम से ले लिया जाता है। जैसे समाचार पत्र हैं, रोज छपता है न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं छपती हैं, है ना। तो पत्रिकाओं से भी बहुत सारी सूचनाएं जो है इकट्ठी कर सकते हैं हम लोग पत्रिकाओं से, समाचार पत्रों से जो है सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से इनको प्राप्त करते हैं। प्रकाशित आंकड़े होते हैं प्रकाशित, जैसे कि सेंसस होता है ना, जनगणना से संबंधित आंकड़े होते हैं, तो उनको भी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक सूचियाँ, बिब्लियोग्राफी कहते हैं इसको। तो बहुत सारी, जब हम शोध करते हैं तो हमें बहुत सारी बिब्लियोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है ना। बहुत सारी किताबें कौन कौन सी हमने देखी हैं, तो सारा का सारा हमें लिखना पड़ता है। तो ये सार्वजनिक प्रलेख होते हैं जो कि आसानी से जो है उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाज के बारे में जानकारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।